हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो आइए देखते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, हैदराबाद किस नदी के किनारे पे स्थित है? तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। मूसी नदी या कृष्णा नदी की उपनदी है मूसी नदी, और हैदराबाद इसी नदी के किनारे, इसी मूसी नदी के किनारे स्थित है। और हैदराबाद से 90 किलोमीटर पश्चिम में ये विकाराबाद जिले में अनंतगिरी से निकलती है और कृष्णा नदी में जाकर के मिलती है मूसी नदी। अनंतगिरी की पहाड़ी से निकलती है और कृष्णा नदी में जाकर के मिल जाती है। तो हैदराबाद इसी मूसी नदी के किनारे स्थित है, कृष्णा नदी की उपनदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमिस गुम्पा त्यौहार जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रसिद्ध है, किस राज्य का त्यौहार है हेमिस गुम्पा? तो जम्मू और कश्मीर, खासकर लद्दाख में इसको मनाया जाता है। यह त्यौहार को, हेमिस गुम्पा त्यौहार को जम्मू कश्मीर का अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रसिद्ध है त्यौहार जम्मू कश्मीर राज्य का है और यह खासकर लद्दाख में मनाया जाता है। तो हेमिस त्यौहार लेह से लगभग 45 किलोमीटर हेमिसगढ़ मठ है, उसको बोलते हैं। तो उसी के परिसर में मनाया जाता है। बौद्धिक कैलेंडर के साथ 5वें महीने में मनाया जाता है। बौद्धिक कैलेंडर के अनुसार 5वें महीने में हेमिस त्यौहार मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं गद्दी पर कब बैठा था? तो 1530 ईस्वी में हुमायूं गद्दी पर बैठा था और बाबर का पुत्र था हुमायूं। बाबर के बाद मुगल वंश का संस्थापक बाबर, और बाबर के बाद उसका पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठा था 1530 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा उत्खनन किससे संबंधित है? तो गोलकुंडा से हीरा उत्खनन संबंधित है, गोलकुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका है? तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का यह कथन है। हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया है हिंदुस्तान को, और यह तलवार के बल पर ही इसको रखा जाएगा। तलवार के बल पर ही इसको जीता गया था। तो ये लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का एक कथन है। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय कौन था? तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय इसका शासनकाल रहा था, भारत में गवर्नर था भारत का। लॉर्ड एल्गिन ब्रिटिश सरकार का जब शासन था तो उस समय इसका शासनकाल रहा था 1894 से 1899 ईस्वी तक। और ये इसका कथन था कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। तो ये लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का कथन था। 1895 से 1898 ईस्वी के मध्य उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब, और इसके अलावा मध्य प्रदेश में इसका शासनकाल में बहुत भयंकर अकाल पड़ा था, बहुत ज़्यादा। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के शासनकाल में उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ा था इसी के शासनकाल में, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के शासनकाल में। और इसी का कथन था कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र दिए थे हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का नारा। भारतेंदु हरिश्चंद्र राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध हैं, और भारतेंदु जी ने देश की गरीबी, पराधीनता और शासकों के अमानवीय शोषण का चित्रण को ही अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया था इन्होंने, और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की भी इनकी भूमिका रही। तो हिंदी के राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की दिशा में उन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग इसमें किया। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, इन्हीं का नारा था हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नारा था। इनको भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में भी जाना जाता है, ये प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी की लड़ाई कब हुई थी? तो हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 ईस्वी में हुआ था। मुगल सेना के राजा मान सिंह, अकबर की तरफ से नेतृत्व किया था मान सिंह, और मेवाड़ के राणा प्रताप के बीच अनिर्णायक युद्ध हुआ था। राणा प्रताप की ओर से उनके घुड़सवारों और उनके जो सहयोगी थे उसके तरफ से, और मुगल शासक अकबर के तरफ से मान सिंह के नेतृत्व में यह हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 ईस्वी में की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो हिनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में हिनसांग भारत आया था। उत्तरी भारत में 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा था हर्षवर्धन का। और ये वर्धन वंश के शासक था, प्रभाकर वर्धन के पुत्र था हर्षवर्धन। तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में ही चीनी यात्री हिनसांग भारत आया था और कुछ दिन तक रहा था, भारत का परीक्षण किया था, देखा, पूरा भारत को घूमा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। समुद्रगुप्त, गुप्त वंश का ये शासक था, चौथा नंबर का राजा था समुद्रगुप्त। चौथे नंबर का राजा था गुप्त वंश का, चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी था। और इसके शासनकाल में इसको ही स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग की शुरुआत समुद्रगुप्त के ही शासनकाल में शुरुआत हुई थी। तो ये गुप्त वंश का शासक था समुद्रगुप्त और इसी के दरबारी कवि थे हरिसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरबिलास शारदा द्वारा प्रस्तावित अधिनियम, जिसे सामान्यतः शारदा अधिनियम कहा जाता है, क्या था? तो बाल विवाह निरोधक अधिनियम था शारदा अधिनियम 1929। बाल विवाह निरोधक अधिनियम, तो शारदा अधिनियम में था, अधिनियम में लड़कियों के विवाह की आयु पहले 14 वर्ष की गई थी और लड़कों की 18 वर्ष। उसके बाद इसको बढ़ा करके लड़कियों की 18 वर्ष और लड़कों की 21 वर्ष रखा गया था आयु। तो ये और इसके प्रयोजक थे हरबिलास शारदा। तो इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा शारदा अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? तो हंटर आयोग की नियुक्ति जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी। इसकी जांच के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड बहुत ही क्रूर और भयावह थी। तो ब्रिटिश सरकार ने उस समय जब जालियांवाला बाग में एक सभा की जा रही थी, दो भाइयों के जब गिरफ्तार कर लिया था, सफुद्दीन किचलू और उनके एक और भाई, तो उन्हीं के विरोध में वहाँ पर कुछ सभा चल रही थी जालियांवाला बाग में। उसी समय सैंडर्स ने गोली चला करके दरवाज़ा बंद करके और गोली चला दिया था सभी जो सभा में थे उपस्थित सभी लोगों पर। तो इस तरह से ये हंटर आयोग की नियुक्ति जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पीय नगरों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? हड़प्पीय नगरों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण था योजना बहु और विन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन सभ्यता की पतन के निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां सही प्रतीत होती है? तो पतन अनियमित था और यह विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न कारणों से हुआ था। कभी कहीं कुछ विद्वानों कुछ इतिहासकारों का कहना है कि बाढ़ के कारण हुआ है, किसी का कहना है कि भूकंप के कारण, किसी का कहना है सुखाड़ के कारण। तो कई कारण बताया गया है इतिहासकारों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन मिट्टी के पकाए गए बर्तन पर निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? तो लाल और काले चमकदार बर्तन। हड़प्पा कालीन बर्तन जो था वो हड़प्पा कालीन का जो बर्तन थी वो इसका तो हड़प्पा कालीन का जो बर्तन थे लाल और काले चमकदार बर्तन नहीं हुआ करती थी, धूसर बर्तन हुआ करता था, इसका रंग धूसर हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो हल से जोते हुए खेतों का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है और साथ ही मिट्टी का हल का साक्ष्य का भी प्रमाण मिला है कालीबंगा से। तो ये राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का शाब्दिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। इसको सबसे ज़्यादा मान्यता इस काल को सबसे ज़्यादा मान्यता मिला है, सबसे ज़्यादा माना गया है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति किसकी संस्कृति के बहुसंख्यक मोहरे निर्मित है? किसकी? तो सेल खड़ी की बहुत ज़्यादा हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा संस्कृति में सबसे ज़्यादा सेल खड़ी के मोहरे मिला है। सेल खड़ी का बना हुआ मोहरे मिला है हड़प्पा सभ्यता में।
तो सेल खड़ी जैसे पत्थर, इसके अलावा क्वार्ट्ज का भी, उस स्फटिक और नीलम और अकीक का, मनके का ये जो पत्थर होता था उससे बनाया जाता था उस समय का बहुत ज़्यादा मोहर, या फिर उससे ज्वेलरी भी बनाया जाता था, आभूषण जिसको बोलते हैं, तो आभूषण भी बनाया जाता था। तो हड़प्पा कालीन सेल खड़ी से सबसे ज़्यादा मोहर मिला है, सेल खड़ी से बना हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के निवासियों द्वारा आयातित सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? तो धातु और बहुमूल पत्थर था। बहुमूल पत्थर में जैसे हो गया अकीक, नीलम, स्फटिक, क्वार्ज और सेल खड़ी, ये सब बहुमूल पत्थर थे। शंख, फ्यांस और ये सभी इसके अलावा थी। तो इसका सबसे ज़्यादा हड़प्पा निवासियों द्वारा आयातित सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी धातु और बहुमूल पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारीबाग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो हजारीबाग झारखंड में नेशनल पार्क स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये नारा दिया गया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तिलक ने इस नारा को दिया था। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाल गंगाधर तिलक का मूल नाम केशव गंगाधर तिलक था। 23 जुलाई 1856 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। एक भारतीय राष्ट्रवादी थे, शिक्षक भी थे और सफल समाज सुधारक थे और स्वतंत्रता सेनानी थे। 1920 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? काला पानी, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये जो क्षेत्र था इसको काला पानी के नाम से जाना जाता था स्वतंत्रता से पहले, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का केंद्र शासित प्रदेश है ये, और हिंद महासागर में स्थित है, और भौगोलिक दृष्टि से अगर हम देखें तो दक्षिण पूर्व एशिया का हिस्सा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम देखें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का की जनसंख्या 3,79,944 है, जिसमें पुरुषों की संख्या 2,02,380 और महिला की संख्या 1,77,614। तो यहाँ पर लिंगानुपात का बहुत डिफरेंस दिखा गया है। लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 876 महिला ही यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखा गया 2011 के जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर एम राधाकृष्णन प्रथम सभापति थे। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर एम राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति थे। 1954 में भारत रत्न से इनको सम्मानित भी किया गया था भारत सरकार के द्वारा। 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है डॉक्टर एम राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? तो सरदार पटेल थे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री। तो सरदार पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। उप प्रधानमंत्री और पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और भारतीय गणराज्य के संस्थापक पिता थे, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए देश के संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाई और एकीकृत स्वतंत्र राष्ट्र में अपने एकीकरण का मार्गदर्शन किया। तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त को किस लेख से सक्रोपम कहा गया है? सक्रोपम कहा गया है। तो कहोमस्तम लेख में स्कंदगुप्त को सक्रोपम कहा गया है। स्कंदगुप्त गुप्त वंश का शासक था, और इसके शासनकाल में हुनों का बहुत आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैद वंश की स्थापना किसने की, जो सोमबाई को रायत आला कहता था? तो ख्रीज खां ने सैद वंश की स्थापना किया था, ख्रीज खां।
ख्रीज का तुगलक वंश के समाप्ति के बाद सैयद वंश का संस्थापक था और वह सोमवार को इस्लाम धर्म का संस्थापक मोहम्मद पैगंबर साहब का वंशज मानता था और सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया वंश का था। तो एक ख्रीज खां था जिसने सैयद वंश की स्थापना की थी और सोमवार को रैयत आला कहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ सभ्यता में मुगल समाधान के अवशेष किस स्थल पर मिले थे? तो संदर्भ सभ्यता में युगल समाधान का अवशेष लोथल से मिला है। लोथल अभी गुजरात में है ये लोथल, और पाकिस्तान में चला गया है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन वंश की स्थापना किसने की थी? तो सामंत सेन ने सेन वंश की स्थापना की थी। सेन वंश भारत का एक राजवंश का नाम था जिसने 12वीं शताब्दी के माध्यम से बंगाल पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। तो यही सेन वंश था जिसको सामंत सेन ने स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफीवाद की 10 अवस्थाओं का वृतांत देने वाला 10 मुकामी रेखता की रचना किसने की थी? तो गुरु नानक के द्वारा किया गया था। सूफीवाद की 10 अवस्थाओं का वृतांत देने वाला 10 मुकामी रेखता तो गुरु नानक की रचना थी। गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु थे। इनकी जन्म कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था 1469 ईस्वी में तलवंडी में। तो इनकी समाधि स्थल गुरुद्वारा ननकाना साहिब पाकिस्तान में है स्थित, अभी पाकिस्तान में चला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? तो सूचना का अधिकार जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था। अभी तो 370 हट गया है, तो जम्मू कश्मीर अब अलग नहीं रहा। यहाँ का नियम कानून अब जैसे भारत के पुराने राज्यों में जिस प्रकार से है उसी प्रकार से यहाँ भी सारे कानून यहाँ भी मानने पड़ते हैं। तो नहीं था होगा, नहीं है अभी तो नहीं होगा क्योंकि 370 हट गया है। तो सूचना का अधिकार क्या है इसको जानकारी लेते हैं। तो सूचना का अधिकार इसको राइट ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो राइट और इंफॉर्मेशन को 15 जून 2005 को इसे अधिनियमित किया गया था और पूर्ण रूप से इसको 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण धाराओं के साथ लागू कर दिया गया था। सूचना का अधिकार के द्वारा सरकार अपने नागरिकों को अपने कार्य और शासन की जो प्रणाली होती है उसको सार्वजनिक करता है और लोकतंत्र में देश की जनता अपनी सरकार से ये उम्मीद रखती है कि हमारा सरकार क्या काम कर रही है, जो भी काम कर रही है वो पूरी ईमानदारी से कर रही है या नहीं कर रही है। तो पूरी ईमानदारी से जो काम कर रही है तो पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से अपने दायित्वों को पालन करे, उम्मीद रखती है जनता अपनी सरकार से। और लोकतंत्र में जनता को यह जानने का अधिकार होता है कि जो सरकार है उनकी सेवा में वह क्या कर रही है। तो इसी को बोलते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार जो अब सभी को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का पुण्य द्वार किसने कराया था? तो स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुण्योद्वार करवाया था। स्कंदगुप्त के द्वारा। तो स्कंदगुप्त गुप्त वंश के 8वें राजा था और इसने अपना राजधानी पाटलिपुत्र बनाया था अपने शासनकाल में। वर्तमान समय में पटना के रूप में बिहार की राजधानी है। और स्कंदगुप्त के समय में ही हुनों का आक्रमण सबसे ज़्यादा हुआ था। इसने हुनों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लिया था और विष्णु स्तंभ का निर्माण भी इसी के द्वारा करवाया गया था, स्कंदगुप्त के द्वारा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुखदेव भगत सिंह और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 ईस्वी में सुखदेव भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी एक ही दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमलीपाल बांध अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो शिमलीपाल बांध अभ्यारण्य मयूरभंज उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार और अन्नागार दोनों का अवशेष मिला है। तो कुओं का अवशेष मिला है मोहनजोदड़ो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो से कुओं का अवशेष मिला है, बड़ा सा स्नानागार मिला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिजदा प्रथा को किसने प्रतिबंध किया था? तो शाहजहां ने सिजदा प्रथा को प्रतिबंध किया था। सिजदा प्रथा गयासुद्दीन बलबन ने चलाया था सिजदा प्रथा को। तो और ये बलबन कौन था? तो बलबन गुलाम वंश का शासक था, सबसे शक्तिशाली शासक था गुलाम वंश का। सिजदा और पैबोस फारसी प्रथाएं थी और इसको ये बलबन ने ही चलाया था। सिजदा का अर्थ होता था सुल्तान के प्रभाव को स्वीकार करने के लिए घुटने पर बैठकर सम्राट के सामने सर झुकाना पड़ता था, और जो नहीं सर झुकाता था उसको बहुत कड़ा दंड देता था, सर धड़ से अलग कर देता था बलबन। और पैबोस का अर्थ होता था सुल्तान के पैरों को चूमकर उसकी शक्ति की सराहना करना। तो यही था सिजदा और पैबोस। तो शाहजहां इसको समाप्त कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया था? तो 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, 36वें संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में निम्न में से कौन सी चीजें पाई गई है? तो अन्नागार का अवशेष भी मिला है, और 2 मंजिला भवन और स्नानागार का भी अवशेष मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो पक्की ईंट से बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के घर जो मिला है पक्की ईंटों का बना हुआ मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधुवासी किस पशु को पवित्र मानते थे? तो सांड को पवित्र मानते थे और इसकी पूजा भी करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो शहरों द्वारा सिंचाई की जाती थी, नहीं नहरों द्वारा सिंचाई की जाती थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि एक प्रमुख व्यवसाय था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगरों से प्राप्त होने वाले विशाल अन्नागार का जो अवशेष मिले हैं, तो इससे भी स्पष्ट होता है कि उपज बहुत अधिक होती थी, और सभ्यता के विभिन्न पुरस्थलों से गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल, राई और मटर जैसे अनाजों के दाने भी मिले हैं। इसके अलावा बाजरे का भी दाना मिला है। गुजरात से चावल के दाने तो बहुत कम पाए गए हैं, किंतु गुजरात और हरियाणा के पुरस्थल में पाए गए हैं चावल के अवशेष। तो इससे पता चलता है कि वहाँ की मुख्य व्यवसाय कृषि थी। तो हड़प्पा सभ्यता में अगर हम सिंचाई की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में व्यवस्थित सिंचाई को कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य नहीं मिला। हड़प्पा सभ्यता से अफगानिस्तान में सोतोई घाई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष उपलब्ध हुए हैं, किंतु पंजाब और सिंध में ऐसे कोई अवशेष नहीं मिले हैं। तो हो सकता है कि प्राचीन नहरों में बहुत पहले ही गाद भर गई हो। विद्वान इतिहासकारों का विचार है कि संभवतः कुओं से प्राप्त पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता था, नहरों से नहीं। नहर से इस तरह का तो साक्ष्य नहीं मिला है कि नहर से सिंचाई होता था, तो नहर से नहीं होगा, कुआं से होगा। धौलावीरा में जो आधुनिक अभी गुजरात में है, तो धौलावीरा से मिला है। जलाशयों का प्रयोग भी संभव था, सिंचाई की जाती होगी उस समय जलाशय से। तो सिंचाई के उद्देश्य से जल इकट्ठा करने के लिए किया जाता होगा इसका उपयोग, जलाशय का जो साक्ष्य मिला है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने किया था। लॉर्ड डलहौजी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। लॉर्ड डलहौजी गवर्नर था भारत का, बन करके आया था। और लॉर्ड डलहौजी 1848 ईस्वी में 1856 तक के रहा था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध इसी के शासनकाल में हुआ था। 1848 से 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय 1849 में, और इसी ने डॉपलर का सिद्धांत भी लाया था। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध भी इसी के शासनकाल में हुआ था। 1852 ईस्वी में लोअर बर्मा और पीगू को अंग्रेजी राज में मिला लिया गया था। डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेजी डॉक्टरों से दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था और 1850 में उस पर अधिकार कर लिया था। इसके अलावा 1852 में इनाम कमीशन की स्थापना की गई और इसका उद्देश्य भूमिकर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना था। ये डलहौजी का ही काम था। तो डलहौजी का शासनकाल उसके व्यापकगत सिद्धांत जो था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स
तो ये बहुत ही तो ये कारण था अधिक इसको, इसीलिए इसको डलहौजी को व्यापकगत सिद्धांत के नाम से इसको अधिक जाना जाता है। तो इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए जाने वाला जो राज्य था, जो डलहौजी के द्वारा किया गया था, सतारा को 1848 ईस्वी में सबसे पहले सतारा को विलय कर लिया गया था। जैतपुर बुंदेलखंड को और संबलपुर उड़ीसा ये सबको 1849 में, बघाट को 50 में और उदयपुर को 52 में, 1852 में, झांसी को 1853 में। झांसी की रानी उस समय थी और झांसी की रानी इस लड़ाई में वीरता दिखाई और वीरांगना कहलाई। नागपुर में नागपुर को मिला लिया था 1854 ईस्वी में। 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगा करके अंग्रेजी राज में मिला लिया था डलहौजी, और उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। तो ये डलहौजी बहुत ही डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैब्स के कारण बहुत जाना जाता है। तो 1856 में इसने तोप खाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया था। डलहौजी का शासनकाल में बहुत ज़्यादा इसने, इसके अलावा 1854 में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की भी स्थापना किया था इसने, और सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना इसी के द्वारा किया गया था। पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना डलहौजी के द्वारा ही किया गया था। इसके अलावा 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ था। डलहौजी के शासनकाल में ही भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ था, और रेलवे का जनक भी इसको माना जाता है, डलहौजी को भारत का रेलवे का जनक। इसी के समय में भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के बीच भी रेल चलाई गई थी, प्रथम रेल। तो ये डलहौजी के शासनकाल में ही था। 1853 में इसके अलावा 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालक मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया गया था। 1853 से ही अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई थी। तो प्रतियोगिता परीक्षा में उस समय उम्र 18 से 23 वर्ष रख दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण क्या था? तो अशिक्षा था सामुदायिक विकास कार्यक्रम के असफलता का कारण, जो असफल हो गया था। तो अशिक्षा था इसका कारण असफलता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं, और ये संयुक्त अधिवेशन संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार किसी विषय में दोनों सदनों में अगर गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाता है। बुलाने का प्रावधान है आर्टिकल 108 के तहत। तो संविधान के अनुच्छेद 118 के अनुसार संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष ही अध्यक्षता करते हैं। अभी तक केवल 3 बार ही संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। 1961 में दहेज प्रतिबंध विधेयक के लिए, और 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग के लिए, और 2002 में आतंकवाद निवारक विधेयक पोटा के लिए। तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत यात्रा पर कब आया था? साइमन कमीशन भारत यात्रा पर कब आया था? तो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत यात्रा पर आया था, और इस कमीशन को भारतीयों के द्वारा विरोध किया गया और वापस गो बैक का नारा दिया गया। और साइमन कमीशन के सदस्य थे सर जॉन साइमन, बार्नोन, हार्टसोन, स्ट्रेथकोना और बहुत सारे कौन। तो ये साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। साइमन कमीशन को 1919 के प्रथम शासन अधिनियम में कहा गया था कि अधिनियम पारित होने के 10 वर्ष बाद वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा, जो ये निर्धारित करेगा कि यह अधिनियम व्यवहार्यता कहाँ तक सफल हो रहा है। लेकिन इसको 2 साल पहले ही ले लाया गया साइमन कमीशन को। तो साइमन कमीशन को भयंकर विरोध का सामना करना पड़ा। साइमन कमीशन का स्वागत काले झंडे को दिखाकर किया गया। साइमन वापस जाओ को नारे से पूरा मुंबई गूंज उठा था।
तो ये था साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की लाठी से पिटाई की गई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। और मरने से पूर्व लाला लाजपत जी ने कहा था कि मेरे ऊपर जो लाठियां का प्रहार किया गया वही एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य की आखिरी कील साबित होगी। लाला लाजपत राय की मृत्यु से पूर्व का कथन था। तो ये साइमन कमीशन भारत यात्रा पर 1928 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची के स्तूप पे किसकी कला तथा मूर्ति कला को निरूपित करते हैं? तो सांची का स्तूप बौद्धों की कला को निरूपित करती है, बौद्धों की कला का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहरिया जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में थे कहाँ के निवासी हैं? तो राजस्थान के निवासी हैं सहरिया जनजाति के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत कालीन सैन्य अभियानों के अंतर्गत प्रयुक्त खरगा ए कोर्सा का क्या आशा है? तो चलता फिरता यह डेरा था सल्तनत कालीन सैन्य अभियान के अंतर्गत, चलता फिरता डेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल का प्रथम शासक जिसने सोमवार को खलीफा घोषित किया था कौन था? तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह था, जिसने सोमवार को अपने आप को खलीफा घोषित कर लिया था। तो ये सल्तनत काल का एक प्रथम शासक था जिसने सोमवार को खलीफा घोषित कर लिया था, ये था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह अपने आप को खलीफा घोषित कर लिया था। तो ये था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी वंश का शासक था और उसने देवगिरी के राजा हरपाल देव को से युद्ध किया था और युद्ध में उनको हरपाल देव को पराजित कर दिया था। बाद में इस कुर शासक ने हरपाल देव को बंदी बना करके उसके चमड़ी को उखड़वा दिया था, उधड़वा दिया था। तो वही दिल्ली का प्रथम शासक था जिसने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था और खलीफा के सत्ता को मानने से इनकार कर दिया था, ये कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा था? तो कमल नारायण सिंह सबसे कम पद पर आसीन रहे थे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक। तो कमल नारायण सिंह थे। तो ये थे आज के हमारे सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।